एक बार की बात है। एक गांव में लक्ष्मी नाम की लड़की रहती थी। लक्ष्मी बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक दिन लक्ष्मी अकेले बैठी होती है, तभी उसकी सहेली रूपा आती है और लक्ष्मी से बोलती है, अरे लक्ष्मी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? क्या बताऊं रूपा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एमबीए करने के बाद भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही और मेरी माँ और पिताजी बहुत दुखी है। लक्ष्मी, तू अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं खोल लेती? तू पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। बिजनेस? रूपा डार्लिंग, मैं और बिजनेस? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बिजनेस कहाँ कर पाऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे मैं कौन सा कंप्यूटर लैपटॉप लेकर ऑफिस खोलने की बोल रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो आता है उसी से स्टार्ट कर लो। कोई खाने का काम क्यों नहीं खोल लेती? आजकल लोगों को अपने घर से ज्यादा बाहर का खाने में मजा आता है। मैं तो कहती हूँ अपने घर का सही उपयोग कर और कुछ काम खोल ले। फिर रूपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन इनकी बातें लक्ष्मी के दिमाग में बैठ जाती है और वह अपनी माँ विमला से बोलती है, माँ, मुझे रूपा ने ना बहुत अच्छी सलाह दी है चाय की दुकान लगाने की। मैं सोच रही हूँ कोई मार्केट में दुकान लगा लूँ जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन माँ, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी काम करने में क्या शर्म, और तू पैसों की चिंता बिल्कुल मत कर। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, उनसे तू अपना काम शुरू कर लेना। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों माँ बेटी सारा सामान तैयार कर लेती है और शाम को वो एमबीए चाय वाली के नाम से एक चाय का ठेला लगा लेती है। लेकिन कई दिनों तक उसकी ज्यादा बिक्री नहीं होती। इससे वो फिर से दुखी हो जाती है और घर चली जाती है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, न तो एमबीए करके नौकरी मिल रही है और न ये चाय का काम चल रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मर ही जाऊं, और ऊपर से ये सारा सामान भी बेकार हो जाएगा। तभी लक्ष्मी के पिता जयराम वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे मेरी प्यारी बेटी, उदास क्यों हो रही हो? तुम सिर्फ अपना काम करो, फल तो मिलेगा ही इसका। भाई, तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी अभी तो शुरू किया है, और तुम्हारी दुकान के बारे में भी ज्यादा लोगों को नहीं पता। जब तुम वहाँ रोज रोज दुकान लगाओगी ना, तो लोगों के जहन में आने लगेगी, और फिर लोग मेरी बेटी एमबीए चाय वाली की दुकान में ही चाय पीने आएंगे। अगले दिन लक्ष्मी फिर से ठेला लगा कर बैठी होती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसके हाथों का चाय पीते हैं। उन्हें लक्ष्मी के हाथों से बनी चाय बहुत ही अच्छी लगती है। धीरे धीरे लक्ष्मी मशहूर होने लगती है और एक दिन वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, भगवान की दया से तो हमारी कमाई अच्छी होने लगी है। मैं सोच रही हूँ और भी अपनी फ्रेंचाइजी लोगों में बांट दूं, जिससे कि मेरा ये नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। उसकी माँ उससे कुछ बोलती उससे पहले ही रूपा वहाँ आ जाती है और लक्ष्मी को ऐसी खुश देखकर रूपा जलने लगती है और बोलती है, अरे लक्ष्मी, तेरा काम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। दूसरी दुकान लगाने की बात चल रही है क्या? चल, अब पार्टी भी दे दे। कैसी बातें कर रही है रूपा तू? बोल, तुझे क्या खाना है? बहुत पैसे हैं तेरी सहेली के पास, जो तू बोलेगी वो मैं खिलाऊंगी। और हाँ, आगे से जब भी हम मिलेंगे खाने का बिल मैं ही दूंगी। लक्ष्मी की ये बात रूपा को अच्छी नहीं लगती और वो अपनी दूसरी सहेलियों से जाकर ये सब बता देती है। यार, ये लक्ष्मी दो पैसे के कमाने लग गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। मैं तो उससे बात भी नहीं करने वाली। बहुत ही बेकार है ये घमंडी कहेंगी। हाँ, रूपा सही कह रही हो तुम। कल ये मुझसे कह रही थी मेरे पास तो कहता है, अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये लक्ष्मी कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई है। जब से इसके पास दो पैसे क्या आए, मैं तो इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर खुशी और रूपा लक्ष्मी को सबक सिखाने की ठान लेते हैं और एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उन दोनों को देखकर बोलता है, अरे आओ लालची औरतों, मुझे पता था तुम दोनों मेरे पास जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारी ईर्ष्या बहुत बड़ी है। तुम्हारी लालच और ईर्ष्या तुम्हें यहाँ खींच लाई है।
तांत्रिक को अपने मन की बात समझते देख रूपा और खुशी हैरान रह जाती है और बोलती है, महाराज जी, आपको कैसे पता हम अपने दोस्त से बदला लेने की इच्छा से आई है? बच्चा, हम झोला छाप नहीं, अंतर्यामी हैं। हमें हमेशा पता है कि कौन क्यों आता है हमारे पास। बाबा जी, जब आपको सब पता ही है तो कुछ करिए ना हमारे लिए, हम बहुत ही उम्मीदें लेकर आए। फिर खुशी और रूपा के कहने पर तांत्रिक वही मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और उनके मंत्रों से वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है और तांत्रिक से बोलती है, क्या हुआ स्वामी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, किसकी शामत आई है? अरे मेरी प्यारी कल्लम कल्लो, पिघली हुई डामर की मूरत, जाओ इन लड़कियों के साथ और जैसा ये कहती है वैसा ही करो। फिर चुड़ैल उन दोनों के साथ चली जाती है। रूपा और खुशी चुड़ैल को लक्ष्मी का चाय का ठेला दिखाकर बोलती है, चुड़ैल जी, ये लड़की है जिससे हम दोनों को दुखी करा हुआ है, इससे हमें बदला लेना है, इसे खूब परेशान करो। रूपा की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, सब समझ गई मैं, तुम दोनों अब यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, आगे का सब मैं देखती हूँ। फिर चुड़ैल के कहने पर खुशी और रूपा वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल एक लड़की का रूप बदलकर लक्ष्मी के साथ ही चाय का ठेला लगाने लगती है। लक्ष्मी चुड़ैल को देखकर बोलती है, अरे वाह, आप भी चाय का ठेला लगा रही है, आपने कहाँ तक पढ़ा है? मजा आ जाएगा, अब मैं भी बोर नहीं होंगी। अगर कोई ग्राहक नहीं होगा तो हम दोनों मिलकर गप्पे हाँकेंगे। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? चुड़ैल लक्ष्मी की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, मेरा नाम रागिनी है, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हारी दुकान के पास अपनी दुकान लगा रही हूँ, कहीं तुम्हारे ग्राहक भाग गए तो? चुड़ैल की बात सुनकर लक्ष्मी हंसने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो, बाकी मेरी किस्मत। फिर लक्ष्मी और रागिनी दोनों अपनी अपनी ठेला वहाँ लगाने लगती है और रागिनी बनी चुड़ैल के ठेला पर ज्यादा भीड़ होने लगती है और कुछ ही दिनों में लक्ष्मी की कमाई बंद होने लगती है। ये देख लक्ष्मी की माँ बोलती है, जब से ये मनहूस रागिनी हमारे ठेले के पास अपना ठेला लगाने लगी है, तब से अपनी कमाई भी बिल्कुल बंद हो गई। क्या करूं मैं इसका? मेरी प्यारी माँ, तू क्या करेगी उसका? अरे तो उसकी किस्मत है, जो भी वो कमा रही है, भला हमें उससे क्या? अब चले घर। ऐसा कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी माँ को कुछ गड़बड़ी होने का एहसास हो जाता है और वो अगली रात रागिनी का पीछा करने लगती है और देखती है कि वो एक चुड़ैल बन गई है। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। अरे दैया रे दैया, ये लड़की तो चुड़ैल है, तभी मेरी बेटी का धंधा चौपट कर दिया इसने। लेकिन मेरी बेटी ने किसका क्या बिगाड़ा है? फिर वो एक साधु बाबा के पास जाती है और लक्ष्मी के साथ हो रही बातों को बताती है, जिसे सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक चुड़ैल कर रही है। तुम्हें उस चुड़ैल से अपनी बेटी को बचाना होगा, नहीं तो एक दिन वो चुड़ैल उसकी जान भी ले सकती है। साधु की बात सुनकर लक्ष्मी की माँ घबरा जाती है और बोलती है, लेकिन बाबा, चुड़ैल मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? भला मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है? फिर साधु बाबा और वह रागिनी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही रागिनी साधु को देखती है, अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख वहाँ दुकान पर खड़े सभी लोग भाग जाते हैं। अच्छा, तो तू आया है बुड्ढे इस लड़की लक्ष्मी को बचाने के लिए? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये तो मरेगी। साधु बाबा अपने पास से रस्सी निकालते हैं और चुड़ैल को बांध देते हैं। बुड्ढे, ये तूने किस चीज से बांध दिया है मुझे? मैं छूट नहीं पा रही हूँ इससे। और ये रस्सी, ये सिकुड़ती क्यों जा रही है? हाँ, छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियां टूट रही हैं, मैं मर जाऊंगी। ये सब मैंने इसकी 2 सहेलियां रूपा और खुशी के कहने पर किया है, अब जाने दो मुझे।
उसी समय खुशी और रूपा वहाँ आ जाती है और अपने को फंसता देख गुस्से में चुड़ैल से बोलती है, आहा जी ये चुड़ैल मेरा नाम क्यों ले रही है? मैंने क्या किया है? मैं तो जानती भी नहीं इसे। चल फुट यहाँ से। रूपा की बात सुनकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है और बोलती है, पंडित एक बार मेरी रस्सी खोल दे, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। तुम बहुत ही दोगली हो, कितनी जल्दी मुकर रही हो। मैं बस एक बार किसी तरह से आजाद हो जाऊं, फिर बताती हूँ तुमको। चुड़ैल की बात सुनकर साधु बाबा उसे आजाद कर देते हैं। चुड़ैल आजाद होते ही खुशी और रूपा को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम दोनों बहुत सियानी बनती हो ना, चलो मैं तुम दोनों को चुड़ैल लोक में ले जाकर तुम्हारा सियानापन निकालती हूँ और अभी तुम्हें नर्क के दर्शन करवाती हूँ। तभी लक्ष्मी उस चुड़ैल को रोक देती है। अरे नहीं 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 चुड़ैल, ऐसा मत करो, ये दोनों मेरी दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती इनके साथ कुछ भी बुरा हो। कृपया करके इन्हें माफ कर दो, इन्हें मत मारो। ऐसा कहते ही रूपा और खुशी को अपने आप में शर्मिंदगी होने लगती है और वो लक्ष्मी से माफी मांगने लगती है। बहन लक्ष्मी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और इतना सब होने के बाद भी तुम हमें बचा रही हो। कोई नहीं, तुम लोग आखिर मेरे दोस्त जो हो और मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, शिवानी और उसके 2 बच्चे रश्मि और राज रहते थे। राजू एक कंपनी में काम करता था और उसकी इच्छा थी कि उसका ट्रांसफर शहर में हो जाए, जिससे उसकी सैलरी और पद दोनों बढ़ जाए। ऐसे ही एक दिन उसका ट्रांसफर किसी दूसरी कंपनी में हो जाता है। राजू घर आकर ये बात अपनी पत्नी शिवानी को बताता है। अरे शिवानी, मेरा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो हमें 1 हफ्ते बाद ही निकलना होगा शहर के लिए। वहाँ कंपनी वालों ने मुझे एक घर दिया है जो बड़ा ही सुंदर है। अजी अब वो तो वहीं जाकर पता चलेगा कि कितना सुंदर घर है। अच्छा खासा यहाँ रह रहे थे, पर नहीं, आपको तो प्रमोशन की पड़ी थी और ज्यादा पैसा कमाना था। पूरा सामान पैक करके दूसरी जगह जाना कोई हंसी मजाक थोड़ी है। अरे शिवानी, वो इससे अच्छी जगह है और इससे भी अच्छा घर। मेरी सैलरी भी अब दुगनी कर दी है, एक बार चलो तो सही। 1 हफ्ते बाद सब दूसरे शहर चले जाते हैं। कंपनी जो घर राजू को देती है वो बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। उसके घर में एक बड़ा सा गार्डन था और उस गार्डन में एक बहुत सुंदर आम का पेड़ भी था। इतना सुंदर घर और बगीचा देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और जाकर उस बगीचे में खेलने लगते हैं। अरे बच्चों, चलो अंदर चलो, पहले हाथ मुंह धो लो, अभी यहाँ आए देर नहीं हुई कि तुम दोनों की शरारत शुरू हो गई। माँ देखो ना, यहाँ कितना बड़ा आम का पेड़ है और इसमें तो इतने बड़े बड़े आम भी लगे हैं। मुझे आम खाना है पापा, प्लीज हमारे लिए आम तोड़ दो ना। चुपचाप अंदर चलो अभी तुम लोग, कल सुबह मैं तुम लोगों के लिए आम तोड़ दूंगा। दोनों बच्चे मुंह बनाकर अंदर चले जाते हैं। शिवानी घर की सफाई में लग जाती है और राजू बाहर सामान लेने चले जाता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो राज रश्मि को उठाकर उससे बोलता है, क्या है राज, सोने दो मुझे, रात हो रही है, इसलिए अच्छा होगा तुम भी सो जाओ। अरे दीदी, पर मुझे आम खाने हैं, आपको तो पता है ना मुझे आम कितने पसंद हैं। प्लीज चलो ना मेरे साथ बगीचे में आम तोड़ने। चुपचाप हम आम तोड़कर खा लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, दिखता नहीं कि कितनी रात हो रही है, पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। राज को आम खाने का बहुत ही मन होता है। रश्मि उसके साथ नहीं जाती, इसलिए वो अकेले ही नीचे बगीचे में चला जाता है। आम का पेड़ देखकर उसके चेहरे की खुशी दुगनी हो जाती है। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है और उस पर लगे बड़े बड़े आम देखने लगता है। इन आमों को देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, पर मैं इनको तोड़ूं कैसे? मैं तो इतना छोटा हूँ कि मेरा हाथ भी ऊपर तक नहीं जाएगा। राज उछल उछल कर ऊपर से आम तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर आम की टहनी काफी ऊंची होती है। उसके बाद राज पत्थर ढूंढने लगता है। उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक पत्थर पर जाती है। वो जल्दी से भागकर उस पत्थर को उठा लेता है और जोर से ऊपर फेंकता है। राज को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उस आम के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। वो पत्थर सीधा उस चुड़ैल को जा लगता है। चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाने लगती है, कौन है
कौन है यहाँ जिसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे मार सके? सामने आओ। चुड़ैल की आवाज सुनकर राज भी इधर उधर देखने लगता है। ऊपर से अचानक एक चुड़ैल कूदकर उसके सामने आ जाती है तो राज डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगता है और अपनी पैंट में सू सू कर देता है। भूत भूत, भागो भागो, मम्मी पापा बचाओ मुझे, यहाँ एक भूत है। चुड़ैल गुस्से से राज की तरफ देखती है और एक हाथ से उसे हवा में उठा लेती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। पिद्दा सा शरीर है और तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मारता है। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, मैं तो आम तोड़ रहा था और मुझे नहीं पता था कि तुम ऊपर सो रही हो। पर तू है कौन और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है ये आम का पेड़ मेरा है, बस मेरा। कोई भी इसके आम तोड़ने की कोशिश करेगा या इस पेड़ को हाथ भी लगाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। चल जा और अब यहाँ कभी मत आना। चुड़ैल राज को छोड़ देती है। राज उसी वक्त वहाँ से सीधा अपने कमरे में भागता है। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। राज इस बारे में किसी को नहीं बताता ताकि उसे डांटना पड़े कि वो रात में बगीचे में क्यों गया। अगले दिन शिवानी सारा काम खत्म करके बगीचे में जाती है और आम के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ जाती है। जब पेड़ पर बैठी चुड़ैल शिवानी को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। कल वो बच्चा आ गया था तो आज उसकी माँ। इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। फिर वो चुड़ैल ऊपर से 2-4 आम शिवानी के सर पर फेंक कर मारती है। शिवानी जल्द ही इधर उधर देखती है। अरे मैया री, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। तभी वो वहां से उठकर अंदर चली जाती है। जो भी कोई उस आम के पेड़ को हाथ लगाता वो चुड़ैल उनको परेशान करने लगती। आए दिन उस पेड़ की वजह से कोई न कोई परेशानी होती ही रहती थी और हमेशा उस पेड़ के पास कोई न कोई घटना घटती रहती थी। एक रात राजू अपने दोस्त राहुल को घर पर खाने के लिए बुलाता है। हवा बहुत अच्छी चल रही होती है, इसलिए खाना खाने के बाद राजू और राहुल दोनों बगीचे में ही बातें करने लगते हैं। राहुल उस आम के पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। इस नामाकूल की इतनी हिम्मत जो मेरे पेड़ पर लात रख कर खड़ा है, अभी सबक सिखाती हूँ इसको। तभी चुड़ैल पेड़ पर बैठकर पीछे से राहुल को इतनी तेज धक्का देती है कि राहुल उनसे बहुत दूर जा गिरता है। कौन है? किसने मुझे धक्का दिया? अरे राहुल, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो तुम कैसे गिर गए? अरे मुझे किसी ने धक्का दिया है भाई। कोई तो था इस पेड़ पर। इस पेड़ पर तुम्हें भी किसी ने धक्का दिया? मुझे भी मतलब? किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और आए दिन इस पेड़ पर कुछ न कुछ होता ही रहता है। अरे भाई, अगर ऐसा है तो इस मुसीबत की जड़ इस पेड़ को ही हटा दो। अगले दिन राजू कुल्हाड़ी लेकर आता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर मारता है, पेड़ से खून निकलने लगता है और राजू वहीं बेहोश हो जाता है। वहां आंधी तूफान शुरू हो जाता है और उस पेड़ से धड़ाधड़ आम गिरने लगते हैं। जब शिवानी बाहर आती है तो राजू को वहां बेहोश देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और वो उसे घर में ले जाती है और बिस्तर पर लिटा देती है। जब राजू को होश आता है तो वो काफी बदला हुआ होता है। उसके बाद वो अजीब तरह का बर्ताव करना शुरू कर देता है। एक रात जब शिवानी पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि राजू बिस्तर पर नहीं है। वो उसे अपने पूरे घर में ढूंढती है, पर फिर वो बाहर जाकर देखती है तो राजू आम के पेड़ के नीचे हाथों से जमीन को खोद रहा होता है। शिवानी जाकर राजू से पूछती है तो राजू को एक झटका लगता है और वो सब भूल जाता है कि वो वहाँ कैसे आया। अब हर रात राजू उस पेड़ के पास मिलता और उस पेड़ के पास हाथों से जमीन में खोदता रहता। अब शिवानी राजू की इन रोज रोज की हरकतों से बहुत परेशान होने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? क्यों ये हमेशा यहाँ गड्ढा खोदते रहते हैं? मुझे किसी बाबा को बुलाना होगा। तब शिवानी एक बाबा को घर में लेकर आती है। बाबा उस पेड़ के पास बैठकर तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। बाबा की शक्ति से वहाँ तेज हवा चलने लगती है और जमीन से एक कंकाल निकल कर आता है। फिर बाबा उस कंकाल के जरिए चुड़ैल को बड़ी आसानी से सामने ले आता है और उसे अपने वश में कर लेता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, इस कवच को हटाओ, मेरे ऊपर से इस कवच को हटाओ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मुझे पहले सब कुछ सच सच बताओ। तुम कौन हो?
और इस आदमी के शरीर में कब्जा क्यों करके रखा है तुमने? और क्या चाहती हो इन लोगों से? सच सच बताओ, नहीं तो मैं यहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अरे मुझे कुछ मत करिए, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। मेरा नाम गौरी है और पहले मैं और मेरा परिवार इस घर में रहता था। मेरे पति की मौत के बाद मेरी जेठानी ने जायदाद के लालच में मेरा खून कर दिया था और मुझे इस जगह लाकर गाड़ दिया था और मेरे ऊपर ये पेड़ लगा दिया था। तभी से मैं इस पेड़ पर वास करती हूँ। अरे यह तो तुम्हारी साथ बहुत बुरा हुआ, पर इन लोगों की क्या गलती है? मैं इन्हें कुछ नहीं करती, लेकिन ये मेरे पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए मैं इसे परेशान करती हूँ। इस राजू ने मेरे पेड़ को काटने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी इस पेड़ को कोई नहीं काटेगा और ना ही कोई पत्थर से आम तोड़ेगा। ठीक है, मैं भी वचन देती हूँ कि मैं भी किसी को परेशान नहीं करूँगी अब। फिर चुड़ैल अपना जादू राजू के ऊपर से हटा लेती है और फिर राजू इस पेड़ के चारों तरफ बाउंड्री कर देता है, जिससे उस पेड़ के पास कोई नहीं जा पाता और फिर चुड़ैल भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती।